गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में हम देखेंगे कि शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है, शब्द निर्माण का प्रक्रिया क्या है। आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय से होता है, संधि शब्दों से होता है, समास से होता है। ये चार प्रक्रिया है जिससे हम नया शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का नई शब्द रचना में बहुत बड़ा योगदान है। बिना उपसर्ग प्रत्यय के हम नया शब्द नहीं बना सकते। उपसर्ग का देखिए यहाँ दिया है कि उपसर्ग है क्या। तो उप मतलब समीप में, उप मतलब समीप में, सर्ग मीन्स रखा हुआ उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि वे शब्दांश जो पूर्व में जुड़कर नए अर्थ का सृजन करते हैं। किसी भी शब्द के पहले ये जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? किसी भी शब्द के पहले जुड़ेंगे और शब्द का अर्थ बदल देंगे। जैसे एक उदाहरण देखो, प्रहार शब्द है, प्रहार। इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द हम पूछ रहे हैं। मूल शब्द हार है। मूल शब्द इसमें क्या है? हार है। हार में हमने प्रउपसर्ग पहले लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। सम उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? संहार। वि उपसर्ग लगा देंगे क्या बन जाएगा? विहार। समझ गए आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जहाँ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देखें कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में आकर के, समझ में आया, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अर्थ है हम परिभाषा। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। उप यानी समीप यानी पास, और सर्ग मतलब सृष्टि या निर्माण करना। जैसे उदाहरण आपको दिया गया, वी प्लस हार। हार ये मूल शब्द है और वी जो है आपका उपसर्ग है। ये उपसर्ग है। हार क्या है? मूल शब्द है। परीक्षा में आपके प्रश्न कैसे आते हैं? बोलिए, परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं कि दिए गए शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए। तो मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। समझ में आया? आगे देखो क्या इसका परिभाषा दिया है कि उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप यानी समीप और सर्ग मतलब सृष्टि या निर्माण करना। इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। देखो एक बारीकी इसमें है कि किसी भी उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते। स्वतंत्र मतलब फ्री प्रयोग, प्र, वी, सम, ऐसा नहीं बोल सकते। जब भी उसका अस्तित्व है किसी भी मूल शब्द के क्या आएगा? पहले आएगा। अब आगे देखो व्याकरणिक नियम क्या है कि ऐसे शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, उप प्लस कार। तो कार ये मूल शब्द है, इसमें उप जो है उपसर्ग लगा तो क्या शब्द क्रिएट हुआ? उपकार। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसको हम स्वतंत्र रूप में नहीं लिख सकते। इसका जब भी अस्तित्व है मूल शब्दों के साथ ही है, ये अकेले नहीं लिखा जाएगा। अकेले ये मीनिंगलेस, अकेले ये कोई मीनिंग नहीं देगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। इतना क्लियर हो गया आपका? आगे चला जाए। चलो देखो
उपसर्ग के मुख्य भेद और वर्गीकरण दिया है। जैसे तत्सम शब्द से आए हुए उपसर्ग कौन कौन से हैं? तद्भव हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? और आगत विदेशी शब्दों से आए हुए उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो दिया है संस्कृत भाषा से हिंदी में आए मूल उपसर्ग, जैसे अति, अनु, अप, उप। संस्कृत भाषा से गिने चुने उपसर्ग लिए गए हैं, उसको एक सांस में आप याद कर सकते हैं। अब जैसे देखो, हम बहुत पहले याद किए थे, हमको अभी तक याद है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत। ये इतने मूल जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। और जब भी आप पढ़ेंगे तो इसी अंदाज में पढ़ेंगे, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर। और उस पर दो दो चार चार शब्द बना लो, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। जैसे अति से आपका बना है अत्यधिक शब्द, अत्यधिक। अनु से बना है अनुकरण। अनुकरण में बताओ मूल शब्द क्या है? अनुकरण में मूल शब्द क्या है? करण मूल शब्द है। अनुकरण में करण मूल शब्द है। करण में अनु उपसर्ग लग गया तो ये अनुकरण बना। समझ में आया? चलिए, अप उपसर्ग लग गया तो अपमान। अब देखिए, तद्भव उपसर्ग कौन है? तद्भव उपसर्ग वो है जो हिंदी में विकसित हैं और आए कहाँ से हैं? संस्कृत शब्दों से आए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत शब्दों से आए हैं। जैसे अ, अन, कु, सु, भर। जैसे अछूता, अ प्लस छूता, अछूता। अनपढ़, पढ़ मूल शब्द है, अनुपसर्ग लग गया अनपढ़। कुपुत्र, कु उपसर्ग है और पुत्र क्या है? मूल शब्द है, कु प्लस पुत्र। भरपेट, पेट मूल शब्द है, भर उपसर्ग है, ठीक है। अब आगे देखो, आगत विदेशी उर्दू भाषा से आगत, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी से आए हुए उपसर्ग। जैसे कम, जैसे कम उपसर्ग, जैसे कम से बनाओ कमजोर, कमसिन, और क्या बनेगा? कमबख्त, ये सब बनेंगे सब। कम, खुश, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशगवार, कई शब्द इससे बन जाएंगे। आगे बे, बे से बेईमान, और क्या होगा? बेहुदा भी होगा, वो भी होगा, ठीक है। चलो, ला, ला से लाजवाब, ठीक है। ला से लाजवाब। सब से, जैसे सब से दिया है सब इंस्पेक्टर, हाँ, तो सब जो है प्रयुक्त होता है किससे? किसी सबऑर्डिनेट के लिए, अपने अधीनस्थ के लिए। ये समझ लिए आप कि उपसर्ग में हम कितने इसके पढ़ रहे हैं भेद? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्ग। चलो अब आगे देखो, महत्वपूर्ण संस्कृत उपसर्ग। अति, अति से देखो यहाँ कितने शब्द बनाए गए हैं? अति, अधिक, सीमा से परे। जैसे इसका उदाहरण है अति प्लस अंत, अति प्लस काल, अतिकाल। अनु का मतलब है पीछे या समान, या सादृश्यता या अनुकरण को दर्शाता है। सादृश्यता मतलब एक समान, हम किसी चीज का अनुकरण कर रहे हैं, उस बात को ये बताता है। अनु प्लस रूप, अनुरूप। अनु प्लस शासन, अनुशासन। दुस, दूर, बुरा, कठिन। दूर उपसर्ग का क्या है? दूर का हिंदी मीनिंग क्या है? दूर मतलब बुरा। दूर का मतलब क्या है? बुरा। आगे देखिए, तो दूर का दिया है दूर प्लस भाग्य, दुर्भाग्य। दुष् प्लस साहस, दुस्साहस।
परि, परि उपसर्ग का मतलब है चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, पूर्ण या व्यापकता को दर्शाने वाला ये उपग्रह है। जैसे परि प्लस आवरण तो होना चाहिए, यहाँ तो पर्यावरण ये दिया है, परि प्लस आवरण ये यहाँ पर गलत दिया है, परि प्लस आवरण। क्या रूप बनेगा इसका, परि प्लस आवरण का? अच्छा ये बता दो कि परि प्लस आवरण में कौन सी संधि है, बताओ। परि प्लस आवरण में कौन सी संधि है? देखिए जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ये नहीं कि संधि पढ़ लिया तो अब उसका यूज नहीं है। परि प्लस आवरण में यण संधि है, ई को य हो रहा है। यण संधि का नियम क्या है? ई उ रील री को य व र ल हो जाता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए हिंदी और विदेशी उपसर्गों का प्रयोग। कि हिंदी उपसर्ग तद्भव ये बहुत सरल और बोलचाल के शब्द बनाते हैं। जैसे अध मतलब आधा, इससे बनता है अधपका, अध खिला, बिन से बिन बात। उर्दू फारसी के भी आगत उपसर्ग हैं, जैसे ला से, ला का मतलब है बिना या लापरवाह, इससे बना है ला पर प्लस परवाह, लापरवाह। वारिस में ला लग गया, क्या इसका रूप बना? लावारिस। लावारिस का मतलब जिसका कोई वारिस ना हो, वारिस मतलब जिसकी देख रेख करने वाला, जिसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं, जो लावारिस हो। बताइए आगे है ना से बना नासमझ, नालायक। ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी उपसर्ग क्या है? हिंदी प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर, वाइस से वाइस चांसलर, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। आगे देखिए तो अभी आज हम उपसर्ग तक ही सीमित रखते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में हम प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।